तो आज हम टॉपिक पे बात करेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ और उसके कोरिलेशंस। तो देखना है टाइडल वॉल्यूम, मतलब हम नॉर्मल सांस ले रहे सांस छोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि रहता है 500 ml। 500 ml वो तो हमें समझ गया कैसे है, वो क्या है, वो तो बाद में की बात है। पर पहली बात की टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कुछ फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो अभी टाइडल वॉल्यूम अगर तुम बढ़ा दोगे, एकदम लंबी सांस लोगे, मतलब तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम था और तुमने और फोर्सफुली सांस ली, तो वो उसका हो गया फोर्सफुल इंस्पिरेशन आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। मतलब क्या हो गया तुम्हारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब इंस्पिरेशन भी कर लिया और रिजर्व वॉल्यूम था उसको भी भर लिया तुमने इंस्पिरेशन से। और भी फोर्सफुल इंस्पिरेशन होने के बाद सब नॉर्मल एक्सपायर किया। और एक चीज़ है कि आपने फोर्सफुली एक्सपायर किया। फोर्सफुली जब एक्सपायर करोगे आप, तो क्या हो जाता है कि आपके लंग में जो एयर है, आपने नॉर्मल एक्सपायर करने की वजह से ज़्यादा एक्सपायर कर दी। तो आपको एक बात तो नॉर्मली आप देख सकते हो कि जब इंस्पायर कर सकते हो तो बहुत सारी इंस्पायर एयर ले सकते हो, तो कभी भी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि हम तुम देखना, तुम बहुत ज़्यादा एयर एट ए टाइम एक्सपायर नहीं कर पाते हो, क्योंकि हमारे लंग ही ऐसे टाइप से बने हैं कि हम फोर्सफुली एक्सपायर पूरी एयर कर ही नहीं सकते। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ ऑलवेज ग्रेटर 3000 ml, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ ऑलवेज लेसर 1200 ml, और टाइडल वॉल्यूम तो हमारा हो गया 500 ml। अब बच गया कि तुम साला सब कर लो, लेकिन एक चीज़ जो है वो कभी चेंज नहीं होती है, जो तुम्हारा है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब तुम कितना भी एक्सपायर कर लो, एक्सपायरेशन कितना भी फोर्सफुल कर दो, तुम्हारे एयर में तुम्हारे लंग में उतनी एयर रहनी है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि रहता है 1200 ml। अभी मिनट वॉल्यूम कैसे निकालोगे? मिनट वॉल्यूम मतलब क्या, नाम में लिखा है मिनट है, और तुम्हें वॉल्यूम निकालना है। किस चीज़ का वॉल्यूम निकालना है? एयर ब्रीथ कितने कर रहे हो, नॉर्मल कितना करते हो, 500 करते हो एक बार में। तो एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हो, सोच लो, 12 बार सांस ले रहे हो, तो 500 इंटू 12, ये हो गया तुम्हारा मिनट वॉल्यूम। नॉर्मल मिनट वॉल्यूम क्या आएगा तुम्हारा, 5000 ml से लेके 8000 ml तक, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। अभी और एक मेन चीज़ आती है वॉल्यूम्स के बाद में, कि कैपेसिटी कितनी है। तो टोटल लंग कैपेसिटी हमें अगर जाननी है कि पूरे हमारे लंग की कैपेसिटी, मतलब पूरा फोर्सफुल इंस्पिरेशन फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद हमारे लंग में कितनी एयर आई और कितनी एयर गई है, टोटल एयर जाननी है, तो तुम्हें क्या चाहिए, पहले नॉर्मल कितना लिया तुमने, टाइडल वॉल्यूम 500 लिया, फिर तुमने और ज़्यादा इंस्पायर कर लिया, वो हो गया तुम्हारा 3000 ml। अब तुमने ये करने के बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया, तुमने जानबूझ के ज़्यादा एक्सपायर कर दिया, वो हो गया तुम्हारा 1200 एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये सब होने के बाद भी तुम्हारा 1200 ml बचना ही है, जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, वो हो गया और 1200 ml। तो ये सब चारों मिला के, मतलब टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और तुम्हारी रेसिडुअल वॉल्यूम, ये चारों मिलके तुम्हारी टोटल लंग कैपेसिटी है। ये तुम्हारी टोटल लंग कैपेसिटी के हिसाब से तुम समझता है कि पेशेंट को कितना फोर्स लग रहा है एक्सपिरेशन में, कितना इंस्पिरेशन में फोर्स लग रहा है। अगर वो कम हुई तो भी दिक्कत है, ज़्यादा हुई तो भी दिक्कत है। तो स्पायरोमेट्री इंस्ट्रूमेंट जो रहता है, जो हम पेशेंट के मुंह में इंस्पायरेशन और एक्सपिरेशन करने के लिए बोलते हैं फोर्सफुल, और इसमें बॉल्स रहते हैं वो जो ऊपर जाते हैं, उसमें स्पेसिफिक मार्किंग्स रहती है। मैं उसका भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, उसमें दिखा दूंगा। तो वो जो रहता है, ये टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी ये रहती है कि क्वांटिटी एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर फुल्ली इनहेलिंग। तो फुल्ली इनहेलिंग मतलब क्या, तुम टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ले लिया, उसके बाद तुमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और तुमने एक्स्ट्रा फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, और उसके बाद तुमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लिया। ये जो टोटल तुम्हारी कैपेसिटी है उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम, ERV प्लस IRV। ERV क्या रहता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब तुम फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी कर लोगे, फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर लोगे, और टाइडल वॉल्यूम तो है ही तुम्हारा नॉर्मल। ये सब तुम्हारी कैपेसिटी होती है वाइटल कैपेसिटी। ये होती है तुम्हारी लगभग 4008 ml, 100 ml। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है कि तुम मैक्सिमम कितनी एयर
इंस्पायर कर सकते हो। सिंपल है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम तो कितनी एयर इंस्पायर कर सकता है, तो उसमें तो आ जाए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml, वो तो है ही तुम्हारा, प्लस एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब तुम और 3000 ml जो इंस्पायरेटरी ज़बरदस्ती कर रहे हो वो तो हो गया तुम्हारा 3500 to 3600 ml, ऐसे तुम कंसिडर कर सकते हो। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये थोड़ा ट्रिकी है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम एयर दैट इज़ लेफ्ट आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में भी तुम्हारी कितनी एयर बच गई है, ठीक है। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या आ जाएगी तुम्हारी, रिजर्व वॉल्यूम मतलब जो बच गया है, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब तुमने जो फोर्सफुली एक्सेल किया है, तो ये जो है तो ये होती है तुम्हारी मैक्सिमम एयर लेफ्ट। तो वो एयर लेफ्ट कितनी होती है तुम्हारी 2400 ml, क्योंकि तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml रहता है और तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम भी 1200 ml रहता है। तो हमेशा जब भी ध्यान रखना है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी पे कोई अगर क्वेश्चन आए तो उसमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब तुमने नॉर्मल 500 ml टाइडल वॉल्यूम लिया, 500 ml टाइडल वॉल्यूम बाहर फेंक दिया, और जो तुम्हारा एक्स्ट्रा बचा है जो तुमने एक्सेस लिया था प्लस तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम वो हो गया 1200 प्लस 1200 2400। तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेंटिलेशन और परफ्यूजन का रेशो, जिसको बोलते हैं VQ रेशो। जो नॉर्मल रहता है 1:1, जितना वेंटिलेशन हो रहा है उतना परफ्यूजन तुम्हारा होना चाहिए। तो वेंटिलेशन और परफ्यूजन बहुत डिफ़िकल्ट टर्म है, लेकिन बहुत ईजी एग्जांपल बताता हूँ। वेंटिलेशन मतलब क्या, हम घर पे वेंटिलेशन लगाते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि अंदर की गंदी हवा बाहर चली जानी चाहिए, ये होता है तुम्हारा वेंटिलेशन। तो वही चीज़ लंग्स में भी है कि अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाए, ये तुम्हारा हो गया वेंटिलेशन, या बेसिक से चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद आ गया तुम्हारा परफ्यूजन। परफ्यूजन क्या चीज़ है कि तुम कितना ऑक्सीजन तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में परफ्यूज़ हो रहा है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। क्यों कि अगर तुम्हारा ऑक्सीजन कम हो जाए तो तुम्हारे ब्रेन को कम ऑक्सीजन जाएगा, हार्ट को कम ऑक्सीजन जाएगा, फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस और फिर हाइपोक्सिया इन ब्रेन वो सब ऑकर हो सकता है। तो इसलिए वो भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल वेंटिलेशन प्लस परफ्यूजन रेशो जो रहता है तो 1:1 रहता है, लेकिन किस चीज़ में वो कम हो सकता है और किस चीज़ में वो ज़्यादा भी हो सकता है। अभी कम परफ्यूजन और वेंटिलेशन रेशो अगर कम रहा, इसका मीनिंग क्या है कि परफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है, वेंटिलेशन कम हो रहा है। वेंटिलेशन मतलब क्या कम हो रहा है कि अंदर की तुम्हारी जो गंदगी है वो अंदर ही रह रही है, परफ्यूजन हो रहा है लेकिन अंदर की गंदगी तुम्हारी अंदर ही रह रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्यों हो रहा है कि डिस्टल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। डिस्टल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी क्या रहता है, सबसे तुम्हारा एयरवे स्टार्टिंग में नोज़ आता है, नोज़ के बाद लैरिंग्स फेरिंग्स और उसके बाद सोर ट्रकिया ब्रोंकस बिंकस वैसे रहता है ना। तो ब्रोंकस के बाद क्या आता है, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद आता है तुम्हारे अल्वियोला। तो अल्वियोला और स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में अगर तुम्हारी कोई दिक्कत हो गई तो उसको बोलते हैं डिस्टल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर उनमें दिक्कत हो गई तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो बाहर जा ही नहीं पाएगा, वो जो है तो अंदर ही रह जाएगा। अटेलेक्टिसिस भी हो सकता है, अटेलेक्टिसिस में लोब्स में जो प्रॉब्लम आता है, तो उसके वजह से तुम्हारा परफ्यूजन रेशो हाई रहेगा, वेंटिलेशन रेशो कम रहेगा। सिमिलर कंडीशन अभी हम रिवर्स कर देंगे, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो हाई हो जाएगा। क्या क्यों हाई होगा, क्योंकि तभी वेंटिलेशन ज़्यादा हो जाएगा और परफ्यूजन कम हो जाएगा। तो वेंटिलेशन जब ज़्यादा होता है तो कभी भी ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होता है। वॉश आउट होना मतलब ज़्यादा ज़ोर से तेज़ सांस लेंगे तो जल्दी जल्दी एक्सपिरेशन होगा और उससे जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल जाएगा। तो आप तो बोलेगी कि अच्छी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना तो अच्छी बात है, नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या रहता है, 35 to 45 mm ऑफ एच इन आर्टेरियल ब्लड सैंपल। लेकिन अगर उससे ब्लड में अगर तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है ज़्यादा, अगर उससे तुम्हारी वैल्यू कम आई है तो उसका मीनिंग ये है कि तुम्हारा पेशेंट ज़्यादा वेंटिलेट हो रहा है। ये तुम्हें कोरिलेट करना है मैकेनिकल वेंटिलेशन पे और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन में। जब पेशेंट को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन रहेगा और मैकेनिकल वेंटिलेशन रहेगा तो पेशेंट का हमें आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस सैंपल रन करना होता है हर रोज़। तो उसमें तुम्हें समझ जाता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रेशो वेंटिलेटर मेंटेन कर रहा है कि नहीं। अगर वेंटिलेटर अगर वो मेंटेन नहीं कर रहा है तो तुम्हें वेंटिलेटर परफ्यूजन रेशो ये समझ में आ सकता है।
तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि तुम्हारा पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसका ब्रीदिंग रेट क्या है। अगर तुमने ब्रीदिंग रेट बहुत हाई रख दिया उसके पेशेंट के नॉर्मल इससे, और वो सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, तो वो भी वेंटिलेशन करेगा प्लस बॉडी भी वेंटिलेशन करेगी, तो ज़्यादा वॉश आउट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल से लो आएगा। उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट की रेस्पिरेटरी ड्राइव जो है वो कम हो जाएगी उसके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी ड्राइव इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए जब ज़्यादा वेंटिलेशन हो जाएगा, परफ्यूजन कम हो जाएगा, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी। तो ये कब कब हो सकता है, एक तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मतलब पल्मोनरी वेसल में एक एम्बोला फंस है, उसकी वजह से पेशेंट ब्रीथ करने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है, उसकी वजह से हाइपर वेंटिलेट हो रहा है, या पल्मोनरी इन्फाक्शन या कार्डियोजेनिक शॉक में भी ये हो सकता है। और लास्ट में रहता है और एक चीज़ है साइलेंट यूनिट करके, मतलब वेंटिलेशन भी कम है और परफ्यूजन भी कम है, दोनों एक नॉर्मल इसमें कम हो रहा है। वो कब होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, मतलब लंग प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे, लंग्स पे डिस्ट्रेस आ गया है जिसकी वजह से SpO2 लोअर साइड पे चला गया है रहता है तुम्हारा। तो इसलिए तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि जब भी न्यूमोथोरैक्स हो, न्यूमोथोरैक्स में एयर एंट्री हो जाती है कहाँ, प्लूरा में, तो उसकी वजह से लंग्स की साइज़ श्रिंक हो जाती है। लंग्स की साइज श्रिंक होने की वजह से डिस्ट्रेस होता है, और डिस्ट्रेस होने की वजह से पेशेंट को साइलेंट यूनिट बोलते हैं, या वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशो कम हो जाता है। तो उसके वो और आगे का टॉपिक है कि ARDS और न्यूमोथोरैक्स में क्या क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमें ABG देते हैं और ABG में वैल्यूज़ देते हैं, तो SpO2 भी दिया रहता है, PO2 भी दिया रहता है। SpO2 तुम्हारा 99 रहता है, लेकिन PO2 तो तुम्हें अलग बात बताई हुई रहती है। तो PO2 क्यों सिग्निफिकेंट है, PO2 और SpO2 में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ हमें जाननी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी रेस्पिरेटरी के क्वेश्चन आते हैं तो इनमें हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। PaO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन कहाँ पे, ऑक्सीजन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो ऑक्सीजन का प्रेशर रहता है उसको बोलते हैं PaO2। लेकिन SpO2 अलग बात है। SpO2 मतलब अमाउंट ऑफ O2 प्लस हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्लस O2 कितना है तुम्हारा ब्लड वेसल्स में, उसको बोलते हैं हम SpO2, जो हम पेरिफेरमी सेंसर्स लगा के चेक कर लेते हैं। तो ये बात होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और SpO2 में का मेन डिफरेंस। अगर PaO2 100 mm ऑफ Hg है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन प्लाज्मा इज 100 mm ऑफ Hg, तो तुम्हारा SpO2 रहेगा 97%। अगर PaO2 तुम्हारा 150 mm ऑफ Hg है तो SpO2 रहेगा 100%, जिसको बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब प्रॉपरली हीमोग्लोबिन काम कर रहा है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लेके जा रहा है, उसकी वजह से तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बराबर है, जिस वजह से SpO2 भी ठीक है। फुल्ली सैचुरेट Hb तो मतलब क्या रहता है कि एक Hb तुम्हारा कितना ml ऑक्सीजन लेके जा रहा है, हमने तो बोल दिया 4 ऑक्सीजन लेके जा रहा है, लेकिन कितना, 1.34 ml ऑक्सीजन लेके जाता है जब फुल्ली सैचुरेट रहता है Hb तब।